गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विधि के छात्रों के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया और उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद है और पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा या बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक संपत्तियां अर्जित करता है। ऐसी संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की होती है। किसी भी व्यक्ति के पास अचल संपत्ति में बैंक खाता, एफडी, शेयर्स, वाहन, डिबेंचर, नकदी और गोल्ड और सिल्वर इत्यादि अनेक चीजें होती है। अचल संपत्ति में व्यक्ति के पास घर, प्लॉट, खेत, कृषि भूमि इत्यादि होती है। ये सभी संपत्ति व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से अर्जित करता है। मुख्य रूप से ये संपत्तियां व्यक्ति को 3 प्रकार से प्राप्त होती है। कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 3 प्रकार से प्राप्त होती है। नंबर 1, स्वयं अर्जित संपत्ति। ऐसी संपत्ति व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है, जब भले ही इन संपत्ति को अपने बनाए रुपए से खरीदा गया हो और उसे खुद ने अर्जित की गई, खुद से कमाए हुए पैसों से उसने कोई प्रॉपर्टी या कार, वाहन या कोई भी कृषि भूमि खरीदी है तो स्वयं ने अर्जित की है। उसने अपने पिता से या अपने दादा की जमीन जायदाद से अर्जित नहीं की हुई, वह उसने खुद ने कमा के अर्जित स्वयं के पैसों से खरीदी हुई है। या फिर उस व्यक्ति को किसी व्यापारिक विभाजन में ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई है, या फिर ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति को दान में प्राप्त हुई, किसी ने उसको दान में दी है। पहले राजा महाराजा के जमाने में किसी भी व्यक्ति को जो उनके पास काम करते थे या जो उनका सलाहकार वगैरह हुआ करते थे, उनको राजा लोग अपनी इच्छा से गांव के गांव दान में दे दिया करते थे। बहुत सारे सोने की अस्तरपिया वगैरह दान में दे दिया करते थे। इन सभी संपत्तियों को स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है, जो स्वयं के द्वारा अर्जित की गई है, खुद के द्वारा। नंबर 2, उत्तराधिकार या वसीयत। उत्तराधिकार और वसीयत का वर्ड जब सुनते हैं, उत्तराधिकार या वसीयत का नाम जब हम सुनते हैं, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि उत्तराधिकार कौन होता है? उत्तराधिकारी वो होता है जिसके पिता ने खुद से स्वयं से अर्जित की हुई संपत्ति है और वो उनका बेटा है, तो वो उसका बेटे का अधिकार है कि वो पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार रहेगा। वसीयत क्या होती है? वसीयत जो व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि वो अपने बेटे के नाम ही वसीयत करे, वो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम भी वसीयत कर सकता है। उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के नाम पर वसीयत लिख सकता है। अपने बेटा बेटी को भी दे सकता है, किसी तीसरे पर्सन को भी दे सकता है, अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है। प्राप्त संपत्तियां, उत्तराधिकार एवं वसीयत से प्राप्त संपत्ति भी एक प्रकार की व्यक्ति की स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति है, क्योंकि उत्तराधिकार व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से मिली है। नैसर्गिक रूप कैसे? नेचुरल। मेरे पापा की जो संपत्ति है वो मेरी होगी, तो वो क्या हो? नैसर्गिक, मेरा उनसे ब्लड रिलेशन है। और वसीयत भी उसे वसीयतकर्ता के साथ उसके मृदुल स्वभाव के कारण ही मिलती है। अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो कोई व्यक्ति वसीयत में उसका नाम क्यों लिखेगा? अगर जो व्यक्ति अच्छा होगा, उसके अच्छा बिहेव करेगा जिस व्यक्ति के साथ में, तो उस व्यक्ति को उस जमीन का, उस प्लॉट का अधिकार वसीयत में दे सकते हैं, उसे जमीन वगैरह मिल सकती है, उसे प्राप्त हो सकती है। नंबर 3, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो स्वयं की तरह अर्जित की हुई नहीं होती है, वो बाप या दादा ने खुद से कमाई हुई संपत्ति खुद ने अर्जित की है, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। यह संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो 3 पीढ़ी के बाद की होती है। बाप, दादा, बेटा, बाप और दादा, 3 पीढ़ी।
3 पीढ़ी पहले ही संपत्ति पैतृक संपत्ति हो जाती है। आजकल ऐसी संपत्तियां कम है, आज की संपत्तियां कम है, लेकिन पुराने संयुक्त परिवार के पास आज भी ऐसी संपत्तियां उपलब्ध है। पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार आमतौर पर यही समझा जाता है कि पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार होगा। किसी भी जीवित पिता की संपत्ति पर बच्चों का अन्य अधिकार, जबकि यह धारणा गलत है। ये धारणा गलत है। बच्चे सोचते हैं कि मेरे पिता की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी ही है, मगर ये भावना गलत है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, उसने खुद ने अर्जित की है, जिसमें उसे उसके पिता माता या अन्य रिश्तेदार से या उत्तराधिकार में मिली संपत्ति के मार्फत किसी भी संपत्ति में शामिल है, तब बच्चों का उस जीवित व्यक्ति की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी संपत्ति पर बेटा या बेटी किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, जब तक वह व्यक्ति स्वयं खुद जीवित है। यदि वह पिता संपत्ति में शामिल है और अपने बच्चों को उस संपत्ति को इस्तेमाल करने के लिए भी पिता का बड़प्पन है कि वह उन्हें नहीं रोक रहा है कि वह मेरी संपत्ति क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्यथा एक पिता के पास यह अधिकार है कि वह अपनी संतानों को अपनी संपत्ति से निकाल दे। संतानें किसी भी सूरत में पिता या माता किसी भी संपत्ति में कोई दखल नहीं कर सकती है और न ही उस संपत्ति पर दावा कर सकती है, क्योंकि वह संपत्ति माता पिता ने खुद से अर्जित की गई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति अपने पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है, तब उस व्यक्ति की संतानें इस आधार पर दावा नहीं कर सकती कि संपत्ति उनके दादा की है, क्योंकि वह संपत्ति उनके पिता ने खुद ने स्वयं अर्जित की थी। अगर अन्यथा उनके पिता ने खुद ने स्वयं अर्जित नहीं की होती और वह संपत्ति उनके दादा की होती, तो पोते उस जमीन के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकते थे। पिता के जीवित रहने पर पोता या पोती दादा की संपत्ति पर भी उनका कोई अधिकार नहीं, जब तक पिता जीवित है। अगर पिता मर जाते हैं तो उसके बाद पोते अपने दादा की प्रॉपर्टी पर अधिकार जता सकते हैं और कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार किसी भी व्यक्ति के उसके जीवित पुत्र या पुत्री या पत्नी का ही है। किसका है? या तो दादा की पत्नी का या उनके बेटा बेटी का। पोता या पोती इस आधार पर दावा नहीं कर सकते कि संपत्ति उनके दादा की है। पिता के जीवित रहते पोता पोती का दादा की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, पति के जीवित रहते बहू के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह कोर्ट में वाद दायर कर सकती है कि मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए। पैतृक संपत्ति पर उन संतानों और उन पत्नी का अधिकार होता है, क्योंकि यह संपत्ति पिछली तीन पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को अर्जित संपत्ति नहीं माना गया है। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति तब तक उसकी संतान ऐसी संपत्ति पर क्लेम कर सकती है और पिता अपनी संतानों को ऐसी संपत्ति में बेदखल भी कर सकता है। वह उस संपत्ति से उनको बाहर भी निकाल सकता है कि इस संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक पिता जीवित है तब तक उनका बेटा उस जमीन के लिए हक नहीं मांग सकता। अगर पिता खुद की इच्छा से देना चाहे तो वह दे सकते हैं, मगर जबरदस्ती वो जमीन का बंटवारा नहीं करा सकता, क्योंकि वह जमीन और प्रॉपर्टी है वह उसके पिता ने खुद ने स्वयं से अर्जित की हुई है। उन्होंने की पैतृक संपत्ति नहीं है। तब तक जब तक पिता जिंदा है तब तक वो पोता भी अपने दादा की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके पिता जीवित है। 3 पीढ़ियों चली आ रही जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अर्जित संपत्ति नहीं माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति है तब उनकी संतानें
ऐसी संपत्ति पर क्लेम कर सकती है और पिता अपनी संतानों को ऐसी संपत्ति से बेदखल भी नहीं कर सकता है। उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता क्योंकि संपत्ति पैतृक संपत्ति है जो उनके दादा की प्रॉपर्टी है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार की संपत्ति में बेचान करने से कैसे रोक सकता है। तो परिवारों में पैतृक संपत्ति के विवाद हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि परिवारों के अंदर पैतृक संपत्ति को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं, बहनें वगैरह भी कहती है कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। अनेक परिवारों में संपत्ति के संबंध में लड़ते हुए देखा जा सकता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता, पैतृक संपत्ति उसका बंटवारा नहीं हो पाता है। यदि हिस्सेदारों में अपनी सहमति से संपत्ति का बंटवारा हो जाए तब सफलतापूर्वक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। जो संपत्ति के हिस्सेदार हैं वह खुद की आपसी सहमति से बंटवारा करते हैं तो सब सरलतापूर्वक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। लेकिन यदि अपनी सहमति से संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है तब उस स्थिति में विवाद होता है। एक भाई कहता है कि सपोज मानो एक एग्जाम्पल है, राम ने श्याम से कहा कि राम और श्याम के पास में उनके दादा की 50 बीघा जमीन थी, तो राम ने कहा कि मैं आधा बीघा, वह अपने भाई को 25 बीघा जमीन देने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें 12 बीघा जमीन ही दूंगा। तो उसके भाई मोहन ने कोर्ट में वाद दायर कर दिया और विवाद हो गया दोनों भाई के अंदर। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वो दोनों बंटवारा कैसे करेंगे। वो कोर्ट में जाकर विवाद केस दायर करेंगे और कोर्ट न्यायाधीश उसका न्याय करेंगे और दोनों भाइयों को आधा आधा 25-25 बीघा जमीन का बंटवारा किया जाएगा और सरलता पूर्वक दोनों भाई को सहमति से उन दोनों को संपत्ति कोर्ट के द्वारा दिलाई जाएगी। आपसी सहमति से बंटवारा किया जाना है तब तो हिस्सेदारों में अपने हिस्सों के संबंध में विभाजन लेख बनाकर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन यदि कोई हिस्सेदार सारी संपत्ति अकेला हड़पना चाहता है, दोस्तों और विद्यार्थी आप सुन रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अकेला कोई भी पैतृक संपत्ति को हड़पना चाहता है तब स्थिति में विवादित हो जाती है। कुछ हिस्सेदार अपने हिस्सों में अधिक हिस्से की मांग करते हैं कि भाई मुझे तो ज्यादा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं अपने दादा का खास पोता था, मैं खास बेटा था अपने पिता का, वो ज्यादा हिस्से की मांग करते हैं, तभी विवाद खड़े हो जाते हैं। इस स्थिति में एक हिस्सेदार सारी संपत्ति को अकेला बेचने की कूट रचना में लग जाता है। वह सोचता है कि मैं अकेला ही सारी जमीन को बेचा के पैसा खा जाऊं और वो कूट रचना रहस्य करता है, गलत तरीके से जमीन को बेचने के लिए तरीके ढूंढता रहता है। बाकी हिस्सेदारों के लिए संकट पैदा हो जाते हैं कि अब उनके पास उस हिस्सेदार को कैसे रोके। सपोज मानो कि राम ने अकेले नहीं वो जमीन 50 बीघा जमीन बेचने का कूट रचना की, तो मोहन राम को कैसे रोके कि वह उस जमीन का बेचान नहीं कर सकता। तब वो टेम्परेरी स्टे ला सकता है, को बेचान रुक जाएगा, वो संपत्ति को बेचान नहीं कर पाएगा। अब रजिस्ट्रार में कैसे आवेदन करते हैं, हिस्सेदार ऐसी संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए सब रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करते हैं और रजिस्ट्रार में ऐसे आवेदन को अधिक गौर नहीं देते क्योंकि सब रजिस्ट्रार का काम तो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। यदि उसके समक्ष दस्तावेज लाए जाते हैं तब वह कोई भी डीड रजिस्टर्ड कर देता है, उसका तो काम है कि रेवेन्यू जनरेट करना है। यह उचित तरीका नहीं है। सब रजिस्ट्रार को उस आवेदन कर संपत्ति को बेचने से रोक दिया जाए। पुलिस को कंप्लेंट कर भी ऐसी संपत्ति बेचने से नहीं रोका जा सकता। क्या पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो भी संपत्ति को बेचने से नहीं रोका जा सकता। पुलिस को इस संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। वह केवल मारपीट होने जैसी स्थिति में अगर दोनों भाई के बीच में मारपीट वगैरह हो रही है या शांति भंग को रोकने के प्रयासों में कार्रवाई कर सकती है, मगर वह
उस जायदाद को, उस जमीन को बेचने के लिए वह रोकने का उनके पास कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका सही तरीका क्या है? तो इसका सही तरीका यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस को आवेदन करने और सब रजिस्ट्रार के समक्ष आपकी प्रस्तुति करने के किसी भी हिस्सेदार को संपत्ति बेचने से रोका नहीं जा सकता। यह उचित तरीका नहीं है। इसके लिए हिस्सेदार संपत्ति बेचने से रोकना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्र के सिविल कोर्ट के सामने, सिविल कोर्ट के समक्ष बंटवारे का एक निश्चित सिविल सूट प्रस्तुत होगा। उन्हें सिविल सूट लगाना पड़ेगा और उसके साथ तत्काल कार्रवाई हेतु एक स्टे एप्लीकेशन, मैंने लोगों को कहा था टेम्परेरी इंजेक्शन स्टे, उनको स्टे की एप्लीकेशन देनी होगी। वह स्टे एप्लीकेशन सीपीसी के ऑर्डर 3939 के नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। ऑर्डर शेड्यूल 39 और नियम रूल 1 और 2। जो बंटवारे का सिविल सूट लगाता गया है उस पर सुनवाई होने के समक्ष लग जाएगा, लेकिन स्टे एप्लीकेशन पर तत्काल सुनवाई होगी। आपने जो स्टे एप्लीकेशन लगाई है उस पर सुनवाई तत्काल होगी। ऐसी संपत्ति को जो अवैध रूप से बेचने वाले हिस्सेदार या हिस्सेदार के साथ जो साथ दे रहे हैं, क्षेत्र के संबंधित सब रजिस्ट्रार को भी पक्षकार पार्टी बनाया जाएगा। उन दोनों को भी पार्टी बनाया जाता है। स्टे एप्लीकेशन में वादी पक्ष अपनी और कोर्ट से यह निवेदन करता है कि जब तक वाद में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, वाद में अंतिम निर्णय नहीं आ जाए, तब तक संपत्ति बेचने में प्रतिवादी को रोका जाए कि प्रतिवादी उस संपत्ति को नहीं बेच सकता। और ऐसे आदेश पारित किए जाए कि सब रजिस्ट्रार ऐसी संपत्ति के संबंध में, सब रजिस्ट्रार ऐसी संपत्ति को संबंध में कोई भी डीड रजिस्टर्ड नहीं कर सके। अगर वह ऐसी डीड रजिस्टर्ड करता है तो उसके खिलाफ भी न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। और जिस व्यक्ति ने कूट रचना से अपनी प्रॉपर्टी सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाई है तो उन दोनों सब रजिस्ट्रार और उस प्रतिवादी को, दोनों के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी और दोनों को पार्टी बनाया जाता है। कोर्ट वादी और प्रतिवादी के द्वारा पेश किए गए सबूतों को प्रथम दृष्टया रूप से देखती है, दोनों पक्षकार की बातों को सुनती है। यदि कोर्ट को यह लगता है कि अंतिम निर्णय तक संपत्ति को बेचने के लिए स्टे दिया जा सकता है या किया जा सकता है, तब तक कोर्ट ऐसा आदेश पारित करता है कि उस संपत्ति को बेचने पर रोक लगा देती है। और रोक लगने के बाद वह व्यक्ति उस संपत्ति को बेचने का उसका अधिकार नहीं होता है, उस संपत्ति को वह नहीं बेच पाता है। किसी भी पैतृक संपत्ति को एक हिस्सेदार अवैध रूप से बेचे जाने के रोकने के ये कानूनी उचित तरीके हैं। इनके अलावा कोई भी प्रक्रिया संपत्ति से बेचने के लिए, रोकने के लिए उचित नहीं है। सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया ये तरीका है, और इसके अलावा संपत्ति को बेचने की, रोकने के लिए और कोई उचित तरीका नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एडवोकेट पठान के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टे ट्यून। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के सबा खैर। थैंक यू।